हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। जैसे कि आपको पता है कि बजट आ चुका है और 1 फेब को बजट प्रेजेंट किया जाता है। 2016 तक लास्ट डे जो होता है फेब का उसमें प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फेब को ही बजट प्रेजेंट कर दिया जाता है। और बजट आने के पहले इकोनॉमिक सर्वे दिया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे का अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दो, हम उसके लिए भी वीडियो लाएंगे। तो आज जो बजट है वो रिलेटेड है आपके बजट से रिलेटेड। तो देख लीजिए बजट में क्या क्या होता है। देखिए बजट से एक्चुअली आप लोगों को पता भी होना चाहिए, और बजट पे ऊपर हमारा एक पॉलिटी में सीरीज भी है जिससे बताया गया है कि बजट कौन सा आर्टिकल में है, उसको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे कि बजट जो होता है आपके होम में भी, घर में भी जो बजट बनाती हैं वो एक फीमेल ही होती हैं, कि घर का भी एक बजट होता है वो एक फीमेल बनाया जाता है। उसी तरीका से जो देश का बजट है वो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया। और आपको पता है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो एक फीमेल है। तो इन्होंने जो बजट बनाया है उस बजट को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी लोगों का ये वेट था कि इस बार का बजट क्यों ऐसा क्या होगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद ये जो बजट प्रेजेंट किया जा रहा है इसमें लोगों की बहुत आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, और इसको एक तरह से मिनी बजट बोला जाएगा। मिनी बजट इसलिए क्योंकि बजट से रिलेटेड ही पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने काफ़ी स्कीम, काफ़ी चीज़ें से आत्मनिर्भर ये सारे बताए थे, तो वो सारे फंड भी इसी में ही इंक्लूडेड है और इस बजट को एक्सटेंड किया गया है। तो बजट को बीच बीच में काफ़ी कुछ बताया गया कि सिटीजन के लिए क्या क्या दिया जा रहा है, किसानों के लिए क्या है, हेल्थ के लिए कितना होगा, एजुकेशन में कितना होगा। तो उन सब का समरी जस्ट एनालिस्ट में आपको बताऊंगी, और बाकी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसको रटना नहीं है, उसके एग्जाम के पॉइंट से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद है कि बजट ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 महीना पढ़ना है, ये बजट है मतलब पूरे साल का बजट है। आपको ये पूरे साल जितने भी आपके एग्जाम्स आप दोगे उसमें आपके बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा। तो चलिए हम अपने बजट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड बजट। वर्ड बजट जो है वो एक वर्ड से निकला है जिसका नाम है बाउगेट। बाउगेट का मतलब होता है लेदर बैग, ठीक है। लेदर बैग को बोला जाता है। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पिछली बार जब बजट को प्रेजेंट किया था तो उस टाइम पे उन्होंने प्रेजेंट किया था, एक आपको दिखा होगा लेदर बैग द्वारा। और इस बार जो प्रेजेंट किया गया है, इस बार प्रेजेंट किया उन्होंने डिजिटल। मतलब अगर आप चाहो तो आप इसको बोल सकते हो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट हुआ है। मतलब डिजिटली इसको पेश किया गया, उसमें एक टैब था उसके द्वारा उन्होंने बजट को पूरा पेश किया। तो 1 फेब 2021 को बजट प्रेजेंट किया गया था और पहली बार डिजिटल यूनियन बजट को पेश किया गया था। क्यों? क्योंकि द रीजन ऑफ कोविड-19, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक्सपेंडिचर जो खर्च है उसको सरकार एक्सपेक्ट की है कि 34.50 लाख करोड़ होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पूंजी होती है उसमें खर्च होगा 4.39 लाख। फिस्कल डेफिसिट पूछा जाता है। देखिए फिस्कल डेफिसिट ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी कंट्री का 3.5 था, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी गवर्नमेंट लेके मान के चल रही है 9.5%, और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले फ्यूचर 2022 में वो 3.5 तक करेगी। इस साल 3.5 का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक पूरे वर्ल्ड में खराब हो गई है, तो फिस्कल डेफिसिट को हम 3.5 तक नहीं रीच कर सके, इसलिए इस बार 9.5 रखा गया है। और मतलब 10% तक बोल सकते हो, और कमिंग ईयर में आने के टाइम पे 3.5 सरकार का पूरा एक्सपेक्टेशन है कि वो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, जैसे यहाँ पे अगर आपको ये पता होना चाहिए सरकार के पास, सरकार जो बजट बनाती है उसके लिए जो फाइनेंस है वो कहाँ से आता है। तो सबसे पहले देखिए जो पैसा आता है वो आता है बोर्डिंग से, जो सरकार बोरो करती है, लोन लेती है। 36% जो भी पैसा आता है सरकार के पास, मतलब मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपया आ रहा है, तो 100 रुपये में से जो 36 रुपया है, 36 रुपीज है, वो सरकार बोरिंग करती है, इंडियन गवर्नमेंट उसको बोरो करती है, तब आता है। जीएसटी से 15% आता है। देखिए आपको याद हो या ना हो, लेकिन जीएसटी का जरूर याद रखिएगा, नॉर्मली एग्जाम में पूछ सकता है कि जीएसटी से सरकार को, गवर्नमेंट को कितना पैसा आता है, तो 15% आता है। नेक्स्ट इनकम टैक्स से आपका 14% आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से 13% आता है। और ये सरकार के लिए गुड न्यूज है कि पिछले साल से इस साल जो टैक्स पेयर है, जो आईटी रिटर्न फाइल होती है, उसमें काफी लोगों ने उसको भरा है, ठीक है। भरने का तो ये नहीं कि लोग दे रहे हैं, लेकिन भरे, ये बहुत अच्छी बात है। तो काफी गुड न्यूज भी है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट अब ये बात होता है कि रुपया जाता कहाँ है, आता कहाँ है। ये सब हमें पता है कि सरकार इंटरेस्ट लेती है, जीएसटी के द्वारा आता है, इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, लेकिन पैसा जाता कहाँ है, सरकार इसको कहाँ कहाँ पे निवेश करती है। तो सबसे ज्यादा सरकार का जो पैसा जाता है वो इंटरेस्ट में जाता है। ऑब्वियसली अगर आप सबसे ज्यादा पैसा लोन के थ्रू सरकार के पास आ रही है तो उस लोन के लिए तो इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है, तो सरकार का 20% पैसा इंटरेस्ट में चला जाता है। अगर सरकार 100 रुपया कमा रही है तो 20 रुपया उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है जो वो लोन ले रही है। सेकंड, स्टेट के संग वो जो टैक्सेस एंड ड्यूटी शेयर करती है उसमें सरकार का 16% जाता है, 16।
फाइनेंस कमीशन में 10% जाता है, सेंट्रल सेक्टर में 14% जाता है और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में 9% जाता है। डिफेंस में भी 8% जाता है। एक चीज याद रखिएगा, सेंट्रली स्कीम्ड और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम दोनों अलग होता है, ठीक है। अगर आपको इसका डिफरेंस पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेंट्रल स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ऑप्शन में अगर देगा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम तो याद रखिएगा सरकार का इसमें 9% जाता है और सेंट्रल स्कीम में सरकार का 14% जाता है। तो कहां से रुपया आता है और कहां को रुपया जाता है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके पहले हमें ये देख लीजिए कि बजट जो है वो पार्ट 5 में है और आर्टिकल 112 मतलब 1112 और एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को बजट नहीं कहा जाता, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर आप किसी रिक्शा वाले को बोलो कि भैया आज 1 फरवरी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकला है तो वो नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो लोग कॉमन लेमैन में इसको बजट बोलते हैं, ठीक है। बजट एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब अगर किसी की डेथ भी हो जाए तो भी बजट को आपको पेश करना है। बजट एक मतलब एक कह सकते हो मैंडेटरी है जिसको आपको देना ही होगा। जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको बजट को पेश करना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो ये करेंगे, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में बंद होते हैं। नेक्स्ट, बजट को जो प्रिपेयर किया जाता है वो सीक्रेसी किया जाता है, बहुत सीक्रेट तरीका से किया जाता है। नॉर्थ ब्लॉक मतलब प्रेसिडेंशियल हाउस के केस वहां पे किया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, इसको सीक्रेटली इससे किया जाता है क्योंकि देखिए बजट है, अगर आपके घर का बजट होगा तो क्या आप दूसरे को बताओगे? नहीं बताओगे। तो भारत में भी जब बजट को बनाया जाता है तो बहुत सीक्रेट तरीका से, बहुत ध्यान से, अच्छे तरीके से बनाया जाता है। और इस बार एक और चीज देखने को मिला था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो बजट प्रेजेंट करने के पहले संसद में मतलब पार्लियामेंट में जाने के पहले वो प्रेसिडेंट से मिलने गई थी। ये आज तक 10 सालों में तो नहीं देखा गया। तो हो सकता है ये जो गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार, ये नए नए रूल्स लाती हैं, वो अच्छा ही होता है, कोई खराब नहीं। अगर कुछ इनोवेटिव होती है, सरकार कुछ इनोवेटिव करती है तो वो ऑब्वियसली उसके लिए हमें उनको प्रेरित करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। तो इस बार देखा गया, चलिए देखेंगे नेक्स्ट बजट पे भी क्या ऐसा होता है कि नहीं, वो जरूर देखिएगा। और ये छोटी छोटी बातें नहीं है, हो नहीं सकती, ऐसा तो नहीं कि आपको एग्जाम में पूछेगा, लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, अगर आपसे पूछ लेते हो, आपको सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2016 तक लास्ट डे, फैब का जो लास्ट डे था उस समय बजट प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फैब को प्रेजेंट किया जाता है। देखिए इसलिए इसका रीजन सबसे यही है कि जब मतलब 28 फैब को प्रेजेंट करते हो और अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नया सेशन होता है। तो फैब को जब लास्ट डे कर रहे हो तो फैब तो आपका चला गया, अब बचेगा आपका मार्च। एक महीना में बजट को डिस्कशन करना पॉसिबिलिटी नहीं है सरकार के लिए। इसलिए सरकार ने सोचा कि क्यों हम 28 फैब की जगह 1 फैब को क्यों ना करें। इससे क्या सरकार को यहाँ पे 2 महीना मिलेगा, फैब और मार्च दोनों, जिससे सरकार का काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने 1 फैब को प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। दूसरा चीज क्या है कि आप जैसे कि पहले बजट को प्रेजेंट किया जाता था इवनिंग टाइम में, अब बजट को प्रेजेंट किया जाता है मॉर्निंग टाइम में। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये मॉर्निंग टाइम को कर दिया गया था। तो आप मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जब ये मॉर्निंग टाइम चेंज हुआ था इवनिंग से मॉर्निंग टाइम पे, तो उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, ये जरूर बताइएगा। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज का देख लेते हैं की पॉइंट क्या है। 2021 का बजट इसलिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी महामारी से हम लोग लड़ के आए हैं, तो सब लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि सरकार इस बार क्या डिसीजन लेगी। हमेशा हमें शिकायत रहता है कि सरकार हेल्थ और एजुकेशन पे नहीं ध्यान देती है, तो इस बार बजट में देखते हैं कि सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान दिया है या पहली तरह ही उनका बजट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात है कि 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, अगले साल पे हम लोग 75th ईयर इंडिया का इंडिपेंडेंस मनाएंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक माइलस्टोन है। दूसरा, 60 साल गोवा का भी खत्म हो जाएगा। इंडिया ने गोवा को एसेशन किया था और 60 इयर्स गोवा का कंप्लीट होने वाला है। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ था, जिसमें हमने बांग्लादेश को कहा था कि बांग्लादेश के लिए हम लड़े थे, तो वो वार को कंप्लीट हुए भी 50 इयर्स हो चुके हैं। और बांग्लादेश को सबसे पहला रिकॉग्नाइज करने वाला कंट्री कौन था? भूटान। थोड़ा हम पीछे हो गए बट सेकंड हम ही है, ठीक है। भूटान ने कहा था कि हाँ ये बांग्लादेश है, उसके बाद भारत ने कहा था। उसके बाद 8 सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया रहे। सेंसस मतलब क्या है? जनगणना। जैसे कि 2011 का आप जनगण लेके चलते हो, सेंसस लेके चल रहे हो, अब 2021 में सेंसस बनेगा। 2021 का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेंसस आता है उससे आपको डिस्कस किया जाएगा और आप उसे जरूर पढ़िएगा कि सेंसस 10 साल में बनता है। तो 10 साल तक अगर आपको एग्जाम दोगे तो आपके लिए 2021 का ही सेंसस इंपॉर्टेंट होगा। तो 2021 का जो सेंसस होगा वो 8 सेंसस होगा, 8वां सेंसस हमारे भारत के आजाद होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया जो होता है ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। ब्रिक्स मतलब आपको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे मिलके मतलब इंडिया टर्न होगा, ब्रिक्स की तरफ मूव होगा। जो ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इंडिया उस पर बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। साथ साथ चंद्रयान 3 मिशन पे भी इंडिया बहुत बड़ा काम करेगा और हरिद्वार महाकुंभ। तो ये सारे कुछ माइलस्टोन है जो इंडियन हिस्ट्री में, जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा
करने वाला है। साथ ही साथ अब देख लीजिए, सबसे पहले मैं तो बता दी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि बजट कौन से आर्टिकल में है, तो 112। बजट को क्या बोला जाता है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बजट एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब है बजट को यूनियन गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना है और प्रेजेंट करना ही है। बजट को बहुत सीक्रेसी बनाया जाता है नॉर्थ ब्लॉक पे, और फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को इसको प्रेजेंट किया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आता है इस बार बजट में सरकार ने क्या सोचा है। देखिए, सरकार के 6 पिलर्स इस बार। पहला है हेल्थ एंड वेलबिंग। हेल्थ के बारे में तो आप सोचना ही पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि कोरोना ने सिखा दिया कि हेल्थ इज वेल्थ। अल्टीमेटली अगर आपका हेल्थ है तो ही आपका वेल्थ है, बाकी जितने वेल्थ है वो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक है। सेकेंड होता है आपका फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है, उसको सरकार डेवलप करने का कोशिश करेगी। जितना हो सके कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, इसका डेवलपमेंट करेगी। थर्ड, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। इंडिया में, भारत में जितने भी बैकवर्ड एरिया है, सरकार उसको भी लेके डेवलप करेगी। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि जब तक होल ओवर पूरे भारत का डेवलपमेंट नहीं होगा तो सिर्फ कुछ कुछ डेवलपमेंट करने से नहीं होगा। जैसे मान लो अगर भारत का 1% रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, जैसे अंबानी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में भी काउंट होते हैं, लेकिन भारत ही एक देश है जिसको पॉवर्टी भी बोला जाता है। तो एक जन के विकास होने से पूरे देश का विकास नहीं होता। पूरे देश का विकास करने से ही वो देश की नेशनल इनकम, राष्ट्र इनकम सब बढ़ेगी। तो हर एक इंसान का पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट होता है रीइन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। मतलब जो ह्यूमन कैपिटल है, बहुत लोग इस कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण लोगों ने जॉब खो दिया है, तो उन लोगों को वापस जॉब अपॉर्चुनिटी देना, वापस उनको ट्रैक में लाना। सरकार ये सोच रही है कि जिस तरह हो सके लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि याद रखिए कि अगर लोगों के पास जॉब नहीं होगा तो लोग टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, और टैक्स नहीं होगा सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगी, रेवेन्यू नहीं आएगी तो सरकार डेवलपमेंट कहां से करेगी। तो लोगों को जॉब देना सरकार की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनको देना चाहिए। नेक्स्ट होता है नंबर 5 में इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा चंद्रयान 3 मिशन पे सरकार काम कर रही है, वो लॉन्च होने वाला है, तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी इंडिया बहुत ज्यादा उसमें योगदान करेगी। नंबर 6 है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट। कम से कम रेगुलेशंस हो, रेस्ट्रिक्शंस हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें। जितना हो सके पेपर वर्क को कम किया जाए, लोगों के लिए ईजी बनाया जाता है, ईजी टू बिजनेस, जिसमें इंडेक्स में भारत का अच्छा रैंक है, कि जो पेपर लोड होता है उसको कम किया जाए, जितना हो सके प्रोसेस को ईजी बनाया जाए, ताकि लोग उसको इंटरेस्ट लेके आगे आके खुद से काम करें। चलिए, तो आगे देख लेते हैं कि हेल्थ सेक्टर में सरकार ने क्या क्या सोचा है, क्या क्या करने के लिए है। तो जैसे मैं बता दूं, पिछले साल सरकार ने 94,452 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था। इस बार सरकार ने कहा है 2,23,846 करोड़। अगर देखा जाए तो 137% हाई किया सरकार ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बार हेल्थ पे हम लोग 2,23,846 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा। पिछले साल के कंपेयर करें तो 137% ज्यादा है, ये याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कितने परसेंट हाई किया गया है, तो 137%। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, बजट एज अ सिटीजन भी आपको पता होना चाहिए कि आपके भारत का बजट क्या है, क्योंकि भारत आपके लिए घर है, हम सब एक फैमिली है। तो हमारे देश में हमारे घर की बजट क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इस बार सरकार फोकस करेगी प्रिवेंटिव पे, क्यूरेटिव एंड वेलबींग। प्रिवेंटिव मतलब होता है ना, प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से प्रिकॉशन रहेंगे तो हमें क्योर होने की जरूरत नहीं होगी। तो जैसे अगर मान लो वैक्सीन आ भी जाता है, तो ये नहीं कि वैक्सीन लगा लिया तो हम दौड़ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सैनिटाइजर और ये मास्क है, ये काफी अच्छा है, क्योंकि आपको पॉल्यूशन से भी बताता है, स्किन डिजीज से भी आप बचते हो। तो इसे हमें अपनी हैबिचुएटेड मतलब डेली लाइफ में इसको रहना चाहिए और इसको हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, सरकार ने कहा है कि 35,000 वो कोविड-19 वैक्सीन में सरकार इन्वेस्ट करेगी, उसके लिए पैसा देगी। और ये देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, हर साल 50,000 बच्चों की डेथ होती है न्यूमेनकोकल से। न्यूमेनकोकल का वैक्सीन भी सरकार बनाई और वो इंडिया में बनाई। याद रखिए, मेड इन चाइना नहीं है, ये हमारे भारत का बना हुआ वैक्सीन है, जिससे हर साल हम 50,000 बच्चे को बचा सकते हैं निमोनिया से, ऐसे किसी चीज से, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि भारत क्या बना रही है, कौन सा मेड इन चाइना है, कौन सा मेड इन यूएस है, और भारत का क्या है, ये तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए भारत ने क्या क्या बनाया है। नेक्स्ट, हेल्थ सिस्टम में पीएम आत्मनिर्भर जो स्वस्थ भारत योजना है, जो सरकार ने लॉन्च किया है, उसमें सरकार बोली कि आने वाले 6 सालों तक 64,180 करोड़ रुपए सरकार उसमें इन्वेस्ट करेगी। अब आपके लिए एक प्रॉब्लम होता है कि मैम हम लोग इतना सारा नंबर कैसे लर्न करें। जरूरत नहीं है कि आप एग्जैक्ट नंबर लर्न करो, बस याद रखो कि 65,000 के आसपास या 64,000 के आसपास, और कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लर्न कीजिए, उसको आपको थोड़ा पता होना चाहिए अगर न्यूमेरिक बेसिस में दे दिया तो।
ठीक है। नेक्स्ट सरकार ने बोला है कि 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट खोलेगी, वायरोलॉजी मतलब जो वायरस ये सब ऐसे डिजीज होते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशन, 1 हेल्थ के लिए पब्लिक हेल्थ लैब खोलेगी, हॉस्पिटल ब्लॉक खोला जाएगा। मतलब जितना हो सके इस बार काफी अच्छा हेल्थ के लिए, क्योंकि आप देख लो 137% इंक्रीज किया है सरकार ने, हाइक किया है, तो कुछ सोच समझ के किया होगा और ये करना भी चाहिए क्योंकि कोरोना ने सिखा दिया कि हेल्थ इज वेल, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो भारत योजना में सरकार काफी ध्यान दे रही है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भी है और साथ ही साथ याद रखिएगा रीजनल रिसर्च WHO के संग भी मिलकर भारत ये काम कर रही है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन पे अगर हम जाए तो मिशन पोषण 2.0 ये लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे पोषण का मतलब है बच्चों जितने भी सिटीजन होते हैं या जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनको एक न्यूट्रिशनल कंटेंट दिया जाएगा, अच्छे से उनको एक सप्लीमेंट्री प्रोवाइड किया जाएगी कि ताकि उनके अंदर मैल न्यूट्रिशन ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको प्रोटीन एक बैलेंस डाइट दिया जाएगा। इस पे सरकार 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक सरकार पहुंचेगी। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल सरकार कवरेज करना चाहती है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई पे भी सरकार जो है बहुत ज्यादा फोकस करेगी क्योंकि देखिए वाटर जो होता है जीवन, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक जैसे आपको पता है कि विदाउट वाटर क्या आपके लिए पॉसिबिलिटी है कोई भी चीज करना, ऑब्वियसली पॉसिबल है। तो जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने कहा है 2,87,000 करोड़ आने वाले 5 साल में सरकार करे, तो आप याद कर सकते हो 3 लाख के अप्रॉक्स। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि हाउस होल्ड में टैप कनेक्शन करवाएगी 2.86 करोड़। तो यहाँ पे आप काफी कुछ देख सकते हो। और अमृत सिटीज, अमृत सिटी याद रखिएगा कि अमृत में कौन कौन सी सिटीज है ये आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं तो जाके जरूर देखिए। तो अमृत सिटी से रिलेटेड सरकार ने कहा है कि कोविड वेस्ट मैनेजमेंट 500 अमृत सिटीज से सरकार डील करेगी। तो काफी कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट लेके आई है। साथ ही स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत आप कह सकते हो, देखो जैसे मान लो स्वच्छ भारत जो था वो आया था, काफी सक्सेसफुल हुआ था। अब स्वच्छ भारत अर्बन मिशन पे, ठीक है, यहाँ पे जो स्मार्ट सिटीज है उसके लिए काम किया जाएगा और सरकार यहाँ पे 1,41,678 करोड़, मतलब आप बोल सकते हो 2 लाख के आसपास, ठीक है। साथ ही साथ जो फेशियल डिजीज स्टडी मैनेजमेंट, जैसे मान लो कि जो कह सकते हो आप जैसे जो टॉयलेट हो गया, पॉटी हो गई, ये सब का मैनेजमेंट करना, जैसे आपको पता है बायोडिग्रेडेबल सरकार ये बोल रही है। सेग्रीगेशन करना गार्बेज को, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मान लीजिए आपके घर में अगर फल का छिलका है या सब्जियों के छिलके हैं, ऐसे बहुत सारे छिलके होते हैं आप उसको यूज कर सकते हो। आप उसको कैसे यूज करोगे, अगर आपके आसपास कहीं गाय है तो आप उसको खिला दो। गाय को अगर खिलाते हो, देखिए गाय को बहुत सारा चीज लोग खिलाते हैं, उसको नेचुरल आप दे सकते हो। मतलब अगर वो सब्जी आप खा रहे हो, सब्जी के छिलका तो हम यूज नहीं करते, उसको फेंकने से अच्छा आप उसे गाय को दीजिए, जानवर को दीजिए, वो उसे खा लेगी। तो उससे क्या होगा, एक तरह से कचरा कम होगा, दूसरा क्या होगा, वो उसके लिए न्यूट्रिशन है, वो उसको फायदा करेगा, ठीक है। तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हो, इतना तो हम गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा आपके आसपास कोई गाय है तो प्लीज उसको जरूर खिलाइए, वो छिलका या जो भी आप दे सकते हो, जो भी आपके वेस्ट है, जो ऐसा चीज जो वो कंज्यूम कर सकती है वो उसे दीजिएगा। अब ये नहीं कि आप प्लास्टिक उठा के दे दो, ठीक है। और हो सके तो जैसे यहाँ पे बोला भी सरकार ने कि रिडक्शन करना सिंगल यूज प्लास्टिक का। अब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, देखिए कोकोनट आप पानी, नारियल पानी पीने जाते हो, वहां पे स्ट्रॉ देते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए अगर हो सके तो स्ट्रॉ ना यूज करें, और अगर आप नहीं पी पा रहे तो चलो आप एक स्ट्रॉ में हो सके तो मतलब कॉम्प्रोमाइज करो। साथ साथ जो प्लास्टिक के चम्मच होते हैं उसको ना यूज किया जाए। मतलब जितना हम प्लास्टिक अवॉइड कर सके उतना हमें करना चाहिए, जितना आपके हाथ में है आप वो जरूर कीजिए। नेक्स्ट रिडक्शन एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी रिडक्शन करना चाहिए। जैसे हम व्हीकल्स, जैसे अभी क्या होता है ना, आपको पता था दिल्ली में ऑड एंड इवन सिस्टम था, ये बहुत अच्छा सिस्टम था, इसे हमें फॉलो भी करना चाहिए। मान लीजिए आप जा रहे हो तो आप शेयर करो गाड़ी, अभी तो कोरोना है तो मैं नहीं बोलूंगी शेयर करना, लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो आप शेयर करो। इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन कम होंगे। पॉल्यूशन से बहुत सारे डिजीज होते हैं, स्किन डिजीज होता है, लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, आंखों की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आपको। नेक्स्ट है बायो रेमिडेशन ऑफ डंप साइट। जो डंप साइट होता है वहां पे भी सरकार सोचिए बायो रेमिडेशन करना, जितना हो सके उसको क्लीन करना। क्लीन एयर, सरकार 42 अर्बन सेक्टर में क्लीन एयर मतलब हवा को साफ करने के लिए, टैकल करने के लिए एयर पॉल्यूशन में 2217 करोड़ सरकार ये लगाएगी। देखिए सरकार बहुत सारे पैसे लगा रही है, लेकिन सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने से नहीं होगा, हमें भी योगदान देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि अगर आपके घर में कोई सब्जी के छिलके हैं या फल का छिलका है, अगर आप उसको चाहो तो गाय को दे दो, गाय उसे कंज्यूम करती हो, गाय को उससे न्यूट्रिशन मिलेगा। एक तरह आप धर्म का भी काम करोगे, दूसरी तरह आप किसी जानवर का पेट भी भर रहे हो, और एक तीसरी तरह होगा कि हम गवर्नमेंट के लिए कुछ एक सुविधा कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्क्रैपिंग पॉलिसी। देखिए स्क्रैपिंग पॉलिसी का मतलब होता है वो व्हीकल जो फिट नहीं है, जैसे कि अगर आपकी कोई पर्सनल व्हीकल है और 20 साल से ज्यादा हो गई है तो उसको फिर टेस्ट करवाना पड़ेगा, और अगर वो फिट नहीं होगी तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उससे पॉल्यूशन ज्यादा हो सकता है। अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है तो वहां पे 15 साल का टाइम है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पर्सनल व्हीकल होती है तो 20 ईयर्स है, और अगर कमर्शियल व्हीकल है तो वहां पे 15 ईयर्स है। नेक्स्ट आता है फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है,
प्लीज इग्नोर द साउंड, आसपास थोड़े बहुत साउंड होते हैं, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI, ठीक है, PIL मत कर देना, PLI है, याद रखना। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में बोला गया है कि ₹1.97 लाख करोड़ सरकार आने वाले 5 साल में लगाएगी 13 सेक्टर में। यहाँ पे क्या होगा, जो आत्मनिर्भर भारत है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि हम सब इंडिपेंडेंट हो, भारत किसी पे डिपेंड ना हो। अगर भारत इंडिपेंडेंट तभी होगा जब हम इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पे ग्लोबल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ग्लोबल कंपनी से नेटवर्किंग बढ़ाया जाएगा, जिसपे सरकार कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्मॉल स्केल साइज, जॉब ऑफ द यूथ, मतलब हर एक सरकार कोशिश करेगी कि ग्लोबली भारत को ऐसा किया जाए कि वो आत्मनिर्भर बन जाए। उसके लिए भारत ने फिजिकली फाइनेंशियली कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोशिश किया है। साथ ही साथ आपको पता है कि टेक्सटाइल जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होता है। इससे सरकार ने मित्रा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क क्रिएट करने का कहा है। और कितना करेंगे, 7 टेक्सटाइल पार्क किया जाएगा टेक्सटाइल में, और आने वाले 3 सालों में ग्लोबली कंपिटिटिव होगा, लार्ज इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। आपको पता है कि ये कोविड-19 के कारण बहुत सारे जनरेशन, मतलब ये जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारा कम था, लोगों की जॉब चली गई। तो पहले सबसे ज्यादा जरूरी है उनको जॉब देना। जब तक हम जॉब नहीं देंगे, लोग अपने ट्रैक पे नहीं आएंगे। अगर हम ट्रैक पे नहीं आएंगे तो हम देश को कैसे ट्रैक पे लाएंगे। तो सरकार का यहाँ पे डिसीजन सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें सरकार 7400 प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, ठीक है। पाइपलाइन पता है, जैसे आप मान लो कनेक्टिविटी जो होता है, जिसमें सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेगी। अब ये आता है कि इतना सारे पैसा सरकार लाएगी कहां से, ये क्वेश्चन आता है। तो 3 जगह से पैसे आएंगे। क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाएगा जो हमें पैसा देगी, जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI। यहां पे सरकार 20,000 करोड़ रुपए डालेगी, जो कि कहीं ना कहीं से हमें फायदा देगा। नेक्स्ट आता है मोनेटाइजिंग एसेट, मोनेटाइजिंग किया जाएगा एसेट को। थर्ड आता है इनहैंस करना शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला, जैसे मैंने आपको बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपया DFI मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखेगी, ताकि आने वाले टाइम पे सरकार वहां से ले सके। नेक्स्ट आता है मोनेटाइजिंग एसेट। मोनेटाइजिंग एसेट का मतलब होता है जैसे कि सरकार यहाँ पे नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन कनेक्ट करेगी, 5 ऑपरेशनल टोल रोड्स बनाएगी, नेशनल हाईवे, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाएगी, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, सरकार सारा कुछ ही ऐसे करेगी। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सरकार या यूनियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर ला रही है। एक चीज याद रखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन लाने के लिए, बूस्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आना जरूरी है। क्योंकि अगर एक ही सेक्टर जाएगा, जैसे अगर पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा तो पब्लिक सेक्टर मोनोपोली हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन रेलवे। अगर इंडियन रेलवे में, मैं नहीं चाहती प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन इंडियन रेलवे एक मोनोपोली मार्केट है जहां पे इंडियन यूनियन गवर्नमेंट का ही चलता है। इसी तरह से अगर सारे सेक्टर में सरकार से पब्लिक का ही डालेगी, पब्लिक सेक्टर ही आएगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं होगी, तो ये मोनोपोली मार्केट हो जाएगा। तो सरकार जब, यूनियन गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है किसी चीज का डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सही डिसइन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि जब आप डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, तो पब्लिक सेक्टर अपनी मनमानी करेगी। जब उनको ये लगेगा कि नहीं, कोई है सामने, कोई यहाँ प्राइवेट सेक्टर है, उनका कोई कंपटीटर है, तो देखिए वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेगी। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ BSNL जब था, तो वहां पे कितने लोगों को प्रॉब्लम होती थी, वो लोग कस्टमर को कस्टमर नहीं समझते थे। आज देखिए BSNL आपको खुद घर में आके फोन करेगा, सर्विस भी देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके कंपटीटर है आइडिया, वोडाफोन, जियो। अभी तो जियो दन दनादन है ही। तो ये चीज बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसा होना चाहिए। कहीं भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है अगर, तो उससे भलाई होती है। इससे नहीं, देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों का होता है। ये एडवांटेज है, लेकिन अब यहाँ डिसएडवांटेज चीज है। देखिए मान लीजिए जैसे जियो जो पॉलिसी निकालता है, जितने भी जियो वाले कस्टमर है, मैं ये नहीं बोलती आप जियो का सिम छोड़ दो, लेकिन अगर जियो जो पॉलिसी निकालता है, एक चीज याद रखो कि जब जियो ने सिम, कोई भी चीज आपको फ्री नहीं मिलता, इवन हवा पानी ये भी फ्री का नहीं देता भगवान आपको, ठीक है। तो कोई चीज फ्री का नहीं होता, वो बिजनेसमैन की स्ट्रैटेजी होती है। तो जितना तक डिसइन्वेस्टमेंट था उतना तक ठीक है, लेकिन अगर एक ही चीज को अगर बार बार उस चीज को किया जाएगा और एक पॉलिसी में, एक कंपनी की तरफ अगर टूवर्ड सारे के सारे कस्टमर हो जाएंगे, तो बाकी ऐसा याद रखिए, कल ऐसा टाइम नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं है कि हो सकता है कल को जियो ही मोनोपोली बन जाए और सारे के सारे जितने सर्विस सेक्टर है जो आपको सर्विस दे रहे हैं वो वहां से हट जाए। तो ऐसा क्रिएट ना होने दें, ये चीज है। तो ये यहाँ पे गलत है, लेकिन हर जगह डिसइन्वेस्टमेंट सरकार गलत नहीं करती, वहां पे कुछ सोच के ही डिसीजन ली जाती है। अब यहाँ पे है शार्प इंक्रीज इन कैपिटल बजट। शार्प इंक्रीज मतलब कैपिटल बजट पे पूंजी का, जो पूंजी कहां से आएगी, इस पे सरकार ने सोचा है कि ₹5.54 लाख करोड़ सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब हर बार सरकार में एक्सपेक्ट कम था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अभी सब टैकल करना है, इकोनॉमिक को ट्रैक पे लाना है।
तो फिर 5.50 लाख करोड़ सरकार को लग रहा है कि कैपिटल पूंजी एक्सपेंडिचर होगा, उनका यहाँ पे खर्चा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको एक पता है भारतमाला। भारतमाला प्रोजेक्ट मतलब क्या, ऊपर से जाता है। सागरमाला प्रोजेक्ट देखोगे तो इंडियन ओशन से जाता है नीचे की तरफ, और भारतमाला प्रोजेक्ट ऊपर से आता है, जहां पे इंडिया को कनेक्टिविटी कॉरिडोर ये सब होगा। फ्लैगशिप कॉरिडोर जैसे दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस, बैंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस, दिल्ली से देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, चेन्नई से सैलेम कॉरिडोर, ये सब सरकार बना रही है ताकि कनेक्टिविटी बढ़े। कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लोग कम एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह आराम से आ पाएंगे, जॉब कर पाएंगे, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। नेक्स्ट, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। सरकार ने एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी काफी कुछ सोचा है, जैसे वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड लाएंगे, जीपीएस इनेबल किया जाएगा। अब यहाँ पे आता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने कहा है कि यहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे, जैसा मान सकते हो ₹1 लाख मतलब 1,10,055 करोड़ रेलवे में सरकार यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। और याद रखिए रेलवे बजट जो होता है वो यूनियन बजट का मतलब एक तरह से हिस्सा है। ब्रिटिश जब इसको प्रेजेंट करती थी भारत में तो रेलवे बजट और यूनियन बजट को अलग करती थी, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे रेलवे बजट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनका रेलवे से ही आना जाना होता था, उनके सामान आते थे, सप्लाई होते थे, इसलिए रेलवे बजट पे वो ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन रेलवे एक भारत का हिस्सा है, तो कल को अगर रेलवे बजट को अगर यूनियन बजट में नहीं सरकार उसको एडअप करती तो कल तो ये बोलते हैं कि भैया एयरपोर्ट वाले बोलते हैं हमारा बजट अलग करो, रोडवे बोलते हैं हमारा बजट अलग करो। तो बजट एक ही होता है और रेलवे बजट इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन बजट, इसका कोई सेपरेट बजट नहीं होना चाहिए। नेशनल रेल प्लान हो रहा है इंडिया का 2030 तक, फ्यूचर में रेडी होगा रेलवे सिस्टम, यहाँ पे प्लान किया जा रहा है, जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गज रूट्स दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे रखिए मेक इन इंडिया स्ट्रेटेजी में यहाँ पे एडिशनल भी सरकार कुछ कर रही है, जैसे कि सोननगर से गोमू सेक्शन तक। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पैसेंजर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी ध्यान दिया जाएगा कि रेलवे पे जितना हो सके लोगों को सेफ्टी मिले, हाइजीन मिले, ट्रेन का प्रोटेक्शन सिस्टम अच्छा हो, तो काफी कुछ अच्छा है। नेक्स्ट आपके आते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। शहरों में क्या होगा, तो शहरों में भी सरकार ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोचा है कि सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, क्योंकि देखिए अर्बन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये भी होता है कि पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई होता है। तो पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए सरकार यहाँ पे रिडक्शंस का कुछ सोची, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे पॉल्यूशन पे भी सरकार सोचेगी कि जितना हो सके रिड्यूस किया जाए एयर पॉल्यूशन को। तो अर्बन में यहाँ पे है कि वो रेस करेंगे एक्सपेंशन करके। अब एक्सपेंड क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि व्हीकल्स को ध्यान देना है कि अगर व्हीकल्स कोई पुरानी है, पर्सनल व्हीकल्स 20 साल से ज्यादा, तो उसको हटाया जा सके, और अगर आपकी ऐसी कोई बिजनेस है, कमर्शियल व्हीकल है, तो उसको 15 साल से अगर है तो उसको हटाया जाना चाहिए। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार काम करेगी। देन ट्रिपल पी मॉडल पिछली बार भी था बजट में, इस बार भी है। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म जरूर बताएगा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए सरकार उज्ज्वल स्कीम लेके आ रही है, जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को बेनिफिशियल मिलेगा। 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया जाएगा गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, और नए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट दी जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर को। याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद अब वो स्टेट नहीं, हमारा एक यूटी बन चुका है, और लद्दाख भी एक नया यूटी बन चुका है। पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था, अब लद्दाख एक नया यूटी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर किए जाएंगे। तो याद रखिएगा कौन सा स्कीम किसके लिए, फॉर एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर में वो 49% से 74% सरकार बढ़ा दी है। तो एफडीआई जो इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब वो इन्वेस्ट करते थे तो उनके पास सिर्फ 49% था, लेकिन आज उनके पास 74% है। स्ट्रेस एसेट रिजोल्यूशन, जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, सरकार को उसका पैसा नहीं मिलता, या पब्लिक सेक्टर कंपनी उससे अच्छे से काम नहीं करती, तो वहां पे सरकार रिकैपिटलाइजेशन कर सकती है। रिकैपिटलाइजेशन मतलब कि अगर सरकार वहां पे पैसा इन्वेस्ट करिए पब्लिक सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर वैसा रिजल्ट नहीं दे रहे, तो वो पैसा उठा के वो प्राइवेट में कर सकती है, और प्राइवेट को इंडल्ज कर सकती है प्राइवेट में पब्लिक में कि आप इसको मैनेज करो। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है एसेट, और यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस, जैसे डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आरबीआई का एक सब्सिडरीज होता है, ये एक एक्ट के द्वारा आया था 1961 में। आरबीआई क्या होता है, जैसे मान लो हम सब लोग बैंक में पैसा रखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में जब ये अफवाह हो रहा था कि अफवाह क्या, ये सच था कि पंजाब नेशनल बैंक के प्रॉब्लम्स कितने थे, तो क्या लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक से पैसा हटा दिया? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमने पब्लिक बैंक में रखा है, हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो बैंकों का बैंक जो होता है या फादर ऑफ द बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है। तो आरबीआई जो होता है वो एक डीआईसीजी बना के रखता है,
जो भी पैसा हम डिपॉजिट करते हैं वो हर एक जितने भी कस्टमर होते हैं उन सारे कस्टमर के ऊपर आरबीआई क्या करता है, उनका इंश्योरेंस करा के रखता है। और वो इंश्योरेंस को कौन मैनेज करता है? आरबीआई का सब्सिडरी जिसका नाम है DICGC। हर एक कस्टमर का इंश्योरेंस करा रहता है उसके अकाउंट में कि कल को अगर वो बैंक वाइंड अप हो रहा है या बर्बाद हो रही है तो आरबीआई उनका पेमेंट करेगा। तो इसलिए हम लोग नहीं डरते कि हाँ हमें पता है कि फादर ऑफ द मतलब बैंक ऑफ द फादर है तो आरबीआई है, इससे हमें इतना टेंशन नहीं होता डरने का। नेक्स्ट आपका आता है सरफेसी एक्ट। देखिए सरफेसी एक्ट का ना जब नाम आता है ना तो इसका फुल फॉर्म इतना बड़ा, तो ये जरूर याद रखिएगा। सिक्योरिटाइजेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। सरफेसी एक्ट का बहुत बार पूछा गया। सरफेसी एक्ट क्या होता है? अगर किसी चीज का लोन है, डेप्थ है जो बैंक के ऊपर है और बैंक उससे रिकवर नहीं कर पा रहा तो वो सरफेसी एक्ट के द्वारा पे जाते हैं और सरफेसी एक्ट उनको कस्टमर से रिकवर करके देता है। तो पहले तक 50 लाख था, अब 50 लाख होता था, मतलब कि अब 20 लाख है। मतलब कि अगर आपका मतलब मान लो मैं बैंक हूं, मैं पंजाब नेशनल बैंक हूं, मेरा कस्टमर पैसा लेके भाग गया है तो अगर उसका 50 लाख रुपया वो मेरा भागा है तब भी हम जा सकते हैं। लेकिन मान लो अब इसने कहा है कि अगर आपका 20 लाख रुपया भी बैंक का प्रॉब्लम होता है, डूब रहा है, तो आप 20 लाख के लिए भी जा सकते हो सरफेसी में और सरफेसी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को अगर स्टार्टिंग से नहीं देखा जाएगा, बैंक नहीं देखेंगे तो बहुत सारा पैसा ऐसे डूब जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बहुत सारे आप देख सकते हो कंपनी मैटर्स पे, इंसेंटिव्स पे, तो काफी कुछ सरकार ने यहाँ पे डिसीजन लिया है। तो ये आपका होता है बजट, जो भी कोई इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बताया। अगर आपको बजट का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ एक पार्ट है बजट का, सेकेंड पार्ट भी आएगा और बजट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो लगते हैं कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस भी फ्रेम किया जाएगा। बट इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जितना हो सके सेशन को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।